स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपी पटवारी का एक प्रीवियस ईयर पेपर। देखो 26 तारीख का जो आपका 26 दिसंबर 2017 का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर आया था आपके एमपी पटवारी का, तो उसके मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर 20 के 20 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे ही पेपर डिस्कस कर लिए अपने एमपी पटवारी के, अब जो कुछ भी बचे हुए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। अगर आप लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, फिर हम लोग करते हैं आज का ये क्लास अपना स्टार्ट। पहला सवाल, अब देखना हुआ क्या था, ये ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ। पिछली बार पटवारी के एग्जाम में हुआ क्या कि भाई 20 सवाल पूछने थे मैथ्स के। जनरली उन्होंने किया क्या, 19 सवाल ही पूछे मैथ्स के। 19 पूछने के बाद एक सवाल डाल दिया रीजनिंग का, जैसे ये वाला सवाल आपका डाल दिया रीजनिंग का। रीजनिंग आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आप सिलेबस अपना चेक करोगे ना तो एमपी पटवारी में रीजनिंग नहीं है। उन्होंने केवल मैथ्स के बारे में बोला कि भाई मैथ्स आएगा, वो भी 20 नंबर का आएगा। व्यापम है, कर सकते हैं, एक सवाल रीजनिंग का और बाकी 19 सवाल आपके मैथ्स के। अब यहाँ पर आपको बताना क्या है, यहाँ पर आपको बताना क्या है कि लुप्त संख्या कौन सी होगी। जैसे 11, 11 के बाद 88, 88 के बाद 11 के बाद 88 के बाद 16, 16 के बाद 80, 80 के बाद 21, 21 के बाद 72 और 72 के बाद आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर वो आना चाहिए। ये आपको बताना है कौन सा नंबर वो आपका आना चाहिए। तो बेटा एक बात ध्यान से समझना, अगर इन दोनों को देखोगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो 77, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो बात नहीं बनेगी, जमेगा नहीं, छोड़ दो। अल्टरनेट देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, 5 का, ये आएगा 5 का, ठीक है, ये आएगा आपका, तो यहाँ पर भी तो 5 होना चाहिए। मतलब 16 में अगर सॉरी यहाँ पर आप 5 बढ़ाओगे, ठीक है, 11 में 5 जोड़ोगे 16, 16 में 5 जोड़ोगे 21, 21 में अगर 5 जोड़ देते हो तो कितना आना चाहिए आपका, 26 आना चाहिए। इस हिसाब से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 26। अब आप लोगों के बीच में होंगे बहुत सारे कांडी लोग जो बोलेंगे सर 26 तो ठीक है, 26 के बाद क्या आना चाहिए। तो अब देखो 88 और यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, -8, यहाँ पर देखोगे -8, तो बेटा 72 में भी -8 कर देना। मतलब 72 में अगर -8 करोगे तो 2 और 2 आपका 4 और यहाँ पर कितना 60, 4। मतलब यहाँ पर अगर देखोगे 26 के बाद कौन सा नंबर आएगा तो 64 आएगा। 26 के बाद कौन सा नंबर आएगा आपका, 64 आएगा। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी अपनी सीरीज बढ़ा सकते हो। मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों नंबर आपसे पूछ ले, जैसे आपसे अभी बोला है ना कि 26 बताओ या फिर आप यहाँ पर 64 बताओ, तो ये भी हो सकता है कि आपसे बोले कि बताओ इन दोनों प्लेस पर, मतलब 2 क्वेश्चन मार्क लगा दे कि दोनों में क्या होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा 26 और 64। दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, 26 और 64। अब ये 26 और 64 दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो एक सवाल इन्होंने रीजनिंग का पूछा, हर शिफ्ट में नहीं, किसी किसी एक शिफ्ट में। कहीं के 20 के 20 सवाल मैथ्स के ही थे और कहीं के एक एक 2 सवाल उन्होंने रीजनिंग के डाल दिए थे, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल। लेकिन हाँ, जो भी सवाल रीजनिंग के थे ना वो बहुत आसान थे। ऐसा नहीं था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा उनमें कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, एक्स्ट्रा कुछ सीखना हो। अगर आप एक बार अच्छे से देखोगे समझोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। पुरुषों की एक निश्चित संख्या का एक कार्य 60 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। 8 अन्य पुरुषों के साथ कार्य 10 दिनों में, 10 दिन कार्य 10 कम दिनों में समाप्त हो जाता है। प्रारंभ में पुरुषों की संख्या आपको बताना है कितनी होगी। यार एक बात बताओ, मान के चलो जो पुरुष अभी है ना, पुरुष अभी जो है वो एम है, एम फॉर मेल पुरुष। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करो और तुरंत इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो। ऐसे मत किया करो कि भाई मैं कर रहा हूँ आप लोग बैठे हो, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो, तब तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, अच्छे से समझ पाओगे और कर भी पाओगे। और नहीं करोगे तो मतलब नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अगर ये एम लोग इस काम को पूरा करें, अगर ये एम लोग इस काम को पूरा करें तो यहाँ पर कितने दिन में, 60 दिन में हो जाएगा। अगर 10 लोग और आ जाए, अगर एम से 10 लोग और आ जाए, कितने, 10 लोग और आ जाए तो काम आपका अब 10 दिन कम में होगा, मतलब 50 दिन में होगा। लेकिन काम तो बराबर होगा क्योंकि ये भी आपका टोटल वर्क है और ये भी आपका टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क और आपका ये भी
टोटल वर्क, दोनों ही टोटल वर्क है। तो एक बात बताओ, एक जीरो से एक जीरो को निपटा दिया तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 6m बराबर यहाँ पर 5m और प्लस यहाँ पर आपका 50, तो दोनों का डिफरेंस m बराबर आपका 50। तो यही तो आपको बताना है प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी होगी, यही तो बतानी थी आपको 50। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब इसे ध्यान से समझना, यहां पर क्या देखिए रखा है आपको 2048 2048 मल्टीप्लाइड बाई आपका 2096 मल्टीप्लाइड बाई आपका 8907 मल्टीप्लाइड बाई 7456 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, ये आपको बताना है। आपको बताना है अगर आप डिवाइड करते हो यहाँ पर 5 से तो शेषफल क्या बचेगा। पहले तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर 5 का आप डिविजिबिलिटी रूल देखते हो ना, 5 के विभाज्यता का नियम देखते हो तो याद रखना 5 से वही नंबर आपका भाग जाए, 5 से उसी नंबर में भाग जाएगा जिसका अंतिम अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। 5 से वही नंबर आपका एग्जैक्टली डिविजिबल होगा जिसका यूनिट प्लेस या तो 0 के साथ लिखा होगा या फिर आपके 5 के साथ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब यही समझना 2048, ठीक है 2048 मल्टीप्लाइड बाई आपका 2096, ठीक है, और यहाँ पर 8907 और यहाँ पर आपका 7456। 5 से आपको भाग देना है, 5 से आपको भाग देना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पर आप 5 से भाग दे दो, यहाँ पर अगर आप 5 से भाग दोगे तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर ये 2000 या फिर 2045 होता तो एग्जैक्टली 5 से जाता, लेकिन 48 लिखा है, मतलब यहाँ पर आपका जो 45 और 48 के बीच में जो गैप है ना वो 3 का है, मतलब जो 3 बचेगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब शेषफल। यहाँ पर जब डिवाइड दोगे तो आप बोलोगे सर 2096 लिखा है, अगर ये 2095 होता, 2095 होता तो ये एग्जैक्टली चला जाता, मतलब एक इसके अंदर रिमाइंडर होगा, एक इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब यही मैं अगर आपको बोलूं कि भाई बताओ यहाँ पर डिवाइड दोगे तो आपके मन में फिर आएगा कि सर अगर 8905 होता तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ पर तो 7 है, मतलब यहाँ पर 2 रिमाइंडर होगा। यहाँ पर डिवाइड दोगे तो अगेन 7455 अगर होता तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ पर 7456 है तो यहाँ पर एक आपका रिमाइंडर बचेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। इनके बीच में साइन किसके, मल्टीप्लाई के और मल्टीप्लाई के, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, और यहाँ पर आपका 5, यही होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 3 दूनी 6 आपका 5। अब आप बताओ अगर इनमें डिवाइड देते हो 6 में अगर आप 5 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, एक ही बचेगा, सबको पता है। तो यहाँ पर अगर इतने बड़े नंबर में जैसे 2048 मल्टीप्लाइड बाई 2096 मल्टीप्लाइड बाई 8907 मल्टीप्लाइड बाई 7456 में अगर 5 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए आपका, 1 बचना चाहिए। समझ में आया? ये आपको रिमाइंडर थ्योरम में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, विभाज्यता के नियम में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगला सवाल, अगला सवाल 4x³ प्लस आपका 2x² प्लस आपका ax प्लस आपका 1, अगर इसे आप 2x प्लस 1 से पूर्ण रूप से विभाज्य करोगे तो आपका कंप्लीटली ये डिविजिबल है, तो उस परिस्थिति में आपको एक ही वैल्यू बतानी है। तो उस कंडीशन में आपको बताना है एक ही वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एक ही वैल्यू क्या होगी। देखो जब भी ऐसे सवाल आए ना तो सबसे पहले आप लोग करोगे क्या, डिवाइड किसमें देना है आपको, यहाँ पर 4x³
प्लस आपका 2x² प्लस आपका ax और प्लस आपका 1, इसे बराबर के 0 में मानो, ठीक है, बराबर के 0 में लिखो। यहाँ पर डिवाइड किससे देना है आपको, 2x और प्लस आपका यहाँ पर 1, और इसे भी कहीं ना कहीं आप बराबर के 0 में लेके जाओ, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकालो, इस परिस्थिति से x की वैल्यू निकालो, तो यहां से क्या करोगे, 2x बराबर -1, -1, x बराबर कितना होना चाहिए, -1/2, ये होगा, ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू, ठीक है, ये होना चाहिए आपका x का वैल्यू। क्लियर है। अब ये x की वैल्यू उठाकर यहां पुट करो, यहां पुट करोगे तो 4, x की वैल्यू कितनी है, -1/2 का होल क्यूब प्लस 2, और यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस a, और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर आपका प्लस का 1 बराबर का 0, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 का 8, 4, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 का 8, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई आपका 1 का 4, 1/4, और यहाँ पर माइनस का a/2 और प्लस आपका यहाँ पर 1 बराबर 0, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पर काटोगे 4 दूनी 8, यहाँ पर काटोगे 2 दूनी 4, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 और प्लस का आपका 1/2, माइनस का आपका a/2, ठीक है, और प्लस का आपका 1 बराबर 0, प्लस का 1 बराबर 0, यही आएगा, ठीक है। भाई एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, दोनों आपके कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या, इस माइनस को उस साइड ले जाओ, 1y बराबर a/2 बचेगा, 1 बराबर a/2, तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, a बराबर आपका 2 होना चाहिए। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना होना चाहिए, सी होना चाहिए, ए की वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगी। अच्छे से आप लोगों को समझ में यहाँ पर आई होंगी सारी चीजें। सबसे पहले आप लोग करोगे क्या, प्रोसेस को समझना, इनको आप बराबर में 0 के लेके जाओ, और जिससे आप डिवाइड देना चाहते हो वहां पर भी बराबर में 0 को लेके जाओ। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, और जो x की वैल्यू आपने निकाली है वो x की वैल्यू यहाँ पर उठाकर आप पुट कर दो। पुट करने के बाद बराबर में 0 आपने माना ही है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके स्टडी रिलेटेड आपको हर चीज मिलेगी। जैसे आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आपको कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, जैसे आपका पटवारी, आपके पटवारी का यहाँ पर कंप्लीट आपको वीडियो कोर्स भी मिलेगा, और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिलेगा। अगर आप किसी पटवारी के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो और आपको केवल वही सब्जेक्ट चाहिए, तो वो भी सारी चीजें यहाँ पर आपकी इजीली मिल जाएंगी। यहाँ से जुड़कर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे स्तर की कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से परीक्षा के एप्लीकेशन में इंस्टॉल करो, और कोई भी अगर आपको दिक्कत या परेशानी, कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, यहाँ पर क्या है, यदि इफ 5x⁴ बराबर 5⁴ तो x की वैल्यू आपको बतानी कितनी होगी, x की वैल्यू आपको बतानी है यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू आपको बतानी है यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसे आप किस तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हो, बराबर 5⁴, यही होगा। यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर ये वाला 5 बराबर है, तो 4x बराबर आपका 12 आएगा, x बराबर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे। डाउट कैसे होंगे सर, आपने डायरेक्ट घात का कंपेयर कैसे कर लिया, यहाँ पर बेस में भी तो कुछ देखे रखा है। तो बेटा बेस दोनों जगह समान है, बेस अगर समान है तो पावर का कंपैरिजन हो जाता है। ये हम लोग सर्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं, घातांक करनी में। जैसे और भी कॉन्सेप्ट है घातांक करने के, जैसे बेस समान है तो गुणा में घातें आप लोगों की क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। बेस समान है और डिवाइड में घातें आपकी हमेशा क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, एक पावर m - n, ठीक है। बेस आपके असमान है
ठीक है, बेस आपके असमान है लेकिन पावर आपकी समान है, तो आप लोग यहाँ पर ए बी टू द पावर आपका m कर सकते हो। बेस आपके असमान है मतलब अलग अलग है लेकिन पावर आपकी समान है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक डिवाइडेड बाई बी टू द पावर m, यही होगा। और किसी नंबर की पावर 0 है तो यहाँ पर आपका 1 आएगा। किसी नंबर की पावर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सर्ट्स एंड एनालिसिस में देखने को मिलेंगे, ठीक है, सर्ट्स एंड एनालिसिस में। या फिर किसी नंबर, जैसे आप अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए बोलते हो तो इसे आप ये भी बोल सकते हो ए की पावर 1/2, ठीक है, ए की पावर 1/2। और किसी नंबर की पावर अगर ये है तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर चीजों को डिनोट कर सकते हो। एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। याद करना मत कि सुबह उठ के याद करने लगे, लिख लिख कर देख लेना 5 बार 10 बार 12 बार, ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। अगला सवाल बताओ, एक से शुरू होने वाली लगातार विषम संख्याओं की निश्चित संख्या का योग आपको देके रखा है 5184। तो आपको बताना है ऐसी कितनी विषम संख्याओं को आपने यहाँ पर जोड़ा होगा, ऐसी कितनी विषम संख्याओं को आपने जोड़ा होगा। एक लॉजिक है जो आप लोगों को लगाना है, तो सबसे पहले आप इस लॉजिक पर काम करो और अपना आंसर बताओ, ठीक है। आप लोगों को बताना है अपना एक करेक्ट आंसर। एक बात बताना, एक से शुरू होंगी विषम संख्या, एक पहली आपकी 1 होगी, दूसरी आपकी 3 होगी, फिर आपकी 5 होगी, फिर आपकी 7 होगी, फिर आपकी 9 होगी, फिर 9 के बाद 11 होगी, 11 के बाद 13 होगी। ये कब तक होंगी यही तो आपको नहीं पता कि ऐसे यहाँ पर कितने टर्म होंगे, ऐसे लास्ट तक कितने टर्म होंगे आपके। लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि यहाँ पर जितने भी आपके नंबर होंगे मतलब सम ऑफ n टर्म, इनकी वैल्यू आपको देके रखी कितनी, 5184 ये आपको जरूर देके रखा है। बेटा एक बात बताओ, अगर यही मैं आपसे बोलूं कि ये है क्या, आप बोलोगे सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब एक आपकी एपी की सीरीज बनी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आपकी एक सीरीज बन चुकी है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको मैं बोलूं, पहले तो 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले आप लिख लो क्योंकि 2 ही फॉर्मूले हैं जिनसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। सबसे पहला कि किसी टर्म की आपको वैल्यू फाइंड करनी तो a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर d, ठीक है, और सम ऑफ n टर्म निकालोगे तो n/2, 2a प्लस आपका n माइनस 1 और यहाँ पर आपका d। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। याद कैसे रखना है, ज्यादा से ज्यादा लिख कर देखो इन्हें, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो अगर मैं बोलूं कि भाई एक ही वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे यहाँ पर 1 आएगा, एक ही वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। और कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी, आपको डी की वैल्यू पता चाहिए, आपको यहाँ पर एन की वैल्यू चाहिए। बेटा एक बात बताओ, डी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में 7 जाएगा 2, मतलब डी बराबर 2। डी को आप बोलते क्या हो, कॉमन डिफरेंस, या फिर आप इसे सार्वंतर बोलते हो, हिंदी में आप क्या बोलते हो, सार्वंतर, ठीक है। एन यार यही तो निकालना है, ऐसे कितने टर्म थे यहाँ पर, ऐसे कितने टर्म थे जिनका सम आपका 5184 आपको मिल गया, यही आपको निकालना है। तो ये फॉर्मूला अगर निकालोगे सम ऑफ एन टर्म देखिए रखे आपको 5184 और यहाँ पर n/2, 2a 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, प्लस और यहाँ पर आपका 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर आपका डी बोले तो 2, ये आपको देखे रखा है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 5184 बराबर n/2, यहाँ पर कितना मिलेगा 2 प्लस 2n माइनस आपका 2, यही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 5184, ठीक है, 5184 बराबर n/2, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 2n, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो n² बराबर आपको 5184 मिलेगा। मतलब बेटा आपको कुछ नहीं करना, इनका स्क्वायर रूट करना है, इनका स्क्वायर रूट करना है, कितना होगा, ठीक है, इनका एक तरीके से आपको इनका स्क्वायर रूट करना है। ये चीज समझ में आ रही कि स्क्वायर रूट यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर देखोगे 7 7 49 7 7 49 72, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का कितना हो जाएगा करेक्ट आंसर। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो 5184, 4 मतलब आपका 2 और 8 8 64, 2 हटाओगे 51 से छोटा 7 और
7, मतलब 72 हो सकता है या फिर 78 हो सकता है। 7 का अगला नंबर 8, 8 सत्ते 56, 56। 51 छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो 72 इन दोनों में छोटा था, तो आंसर 72 हो जाएगा। तो ये तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर सवाल आए, मतलब एपी जिसे आप समांतर श्रेणी बोलते हो, तो आपको इसी तरीके से करना है। सवाल फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, फॉर्मूले मैंने दोनों लिखा दिए हैं। टर्म पूछता तो आप इस तरीके से निकालोगे, सम पूछेगा तो आप इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। अगला सवाल, आपको बताना है इनका एवरेज, आपको बताना है इनका एवरेज क्या होगा, औसत इनका कितना होना चाहिए कि 52, 73, 27, 72, ठीक है, और यहाँ पर आपका 16। इनका आपको बताना है एवरेज क्या होगा। एवरेज बताने के लिए सबसे पहले करोगे क्या, देखो सबसे पहले यहाँ पर 2, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 2 आपका 14, 14 और 6 आपका 20, 20 मतलब 2 कैरी करोगे, 20 मतलब 2 कैरी करोगे, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 7, 9 और 7 आप करोगे तो 16, 16 और 5 आपका 16 और 5 21, 16 और 5 आपका 21, ये होना चाहिए। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दे दोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 42, और यही सवाल का सही आंसर हो जाएगा 42। देखो एवरेज निकालने का अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना, एवरेज निकालने का अगर आप कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला भी देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि बेटा टोटल सम अपॉन आपका टोटल नंबर, ठीक है। टोटल सम और आपका यहाँ पर टोटल नंबर, टोटल सम और आपका यहाँ पर क्या मिलेगा, टोटल नंबर। ये आपका एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। कला की आयु माला की आयु का अनुपात आपको 3:4 देखे रखा है। यदि 2 वर्ष पहले इनकी आयु का औसत 12 वर्ष था तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी ये आपको बतानी है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी ये आपको बतानी है, ठीक है। और किन की, कला की। यार एक बात बताओ, ये कला बहन जी है और ये माला बहन जी है, ठीक है। अनुपात कितना मिलेगा, 3 और 4। अनुपात कितना मिलेगा, 3 और 4। 2 साल पहले इनकी उम्र का औसत 12 था, औसत दो लोगों का था, तो यहां पर कितना मिलेगा आपको 24। कब, 2 साल पहले। तो आज की बात करोगे तो 2 और 2 4 आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो टोटल आज की डेट में ये दोनों 28 साल के होंगे। आज की डेट में दोनों कितने साल के होंगे, 28 साल के। तो यहाँ पर 4 और 3 आपका 7, 7 बराबर 28, 7 बराबर अगर आपको 28 मिलेगा तो 1 बराबर कितना मिलेगा, 7 4 28। 4 का यहाँ गुणा कर दो, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16, 4 3 12। तो इससे मिला कि आपको कला की वर्तमान उम्र पता चल गई, आपको माला की वर्तमान उम्र पता चल गई। लेकिन आपको बताना क्या है, 4 साल पहले कला की उम्र, 4 साल पहले मतलब 4 साल घटाना पड़ेगा तो 8 साल होगी, 8 साल होना चाहिए वर्तमान में, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। और ये आपका सही आंसर है, मतलब 4 साल पहले का आपको पूछा है ना, तो 4 साल पहले का अगर आप उम्र बताओगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। एक आपको देखे रखा आयताकार डिब्बा है, ठीक है। इनकी भुजाओं की मतलब इनका एक तरीके से आपको डायमेंशंस देखे रखा है, इनका एक तरीके से आपको डायमेंशन देखे रखा है 1:3:4। आपको निम्नलिखित डिब्बे का आयतन बताना है कि क्या इनमें से हो सकता है, इनमें से कौन सा एक आयतन मतलब वॉल्यूम हो सकता है। देखो सबसे पहले समझना कि अगर कोई भी ये आपका कोई भी यहाँ पर अगर ये कोई भी आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड मतलब एक आयताकार शेप, जिसमें ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। वॉल्यूम अगर आप बताओगे तो क्या करोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH, ठीक है। LBH
आप सरफेस एरिया अगर यहाँ पर बताते हो तो क्या करोगे, सरफेस एरिया में आप LH2 LH और प्लस आपका 2BH, ठीक है। आप टोटल सरफेस एरिया अगर आप बताओगे तो क्या करोगे, 2LB प्लस आपका, ठीक है, ये LH होगा यहाँ पर LH प्लस आपका 2BH, LB 2BH, ठीक है, और प्लस आपका LH। अब यहाँ पर अगर डायगोनल बताओगे, विकर्ण बताओगे तो याद रखना L² प्लस आपका B² प्लस आपका यहाँ पर H²। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। मतलब अगर आपके एग्जाम में आपके एग्जाम में अगर ये घनाभ का कोई सवाल आए, मतलब क्यूबॉइड का कोई सवाल आए, जिसे आप घनाभ बोलते हो, एक आयताकार शेप रहता है, तो आपके 4 फॉर्मूले हैं, मतलब 4 टाइप के सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो वही आपको बताना है। अगर यहाँ पर आपको लंबाई यहाँ पर 1, ठीक है, चौड़ाई 3 और यहाँ पर ऊंचाई आपका 4 है, तो उस हिसाब से इनका वॉल्यूम कितना होना चाहिए आपका 12। वॉल्यूम कितना होना चाहिए आपका 12, मतलब जो भी आपका आंसर आएगा ना वो 12 का कहीं ना कहीं कोई मल्टीपल होगा, 12 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, ठीक है, 12 का कोई ना कोई आपका मल्टीपल होगा। ये चीज समझ में आ रही। और एक चीज और, 12 का कोई ना कोई आपका मल्टीपल होगा। यहाँ पर x लगा होगा, यहाँ पर x लगा होगा, यहाँ पर x लगा होगा। अरे भाई रेशियो में थे ना, तो यहाँ पर x³ होगा, x³ होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे 12 4 48, तो x³ बराबर आपका कितना आएगा 4। क्या पॉसिबल है 4 का आप क्यूब रूट कर पाओ? क्या पॉसिबल है 4 का आप लोग क्यूब रूट कर पाओ? नहीं पॉसिबल है। ये डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। 64 अगर यहाँ पर देखोगे 12 से काटोगे, 12 पंजे 60, ये भी गलत हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, 96 मतलब 12 से 8 बार काटोगे तो x³ बराबर आपको यहाँ पर 8 मिलेगा, तो x बराबर यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। पूरी संभावना है कि ये आंसर आपका हो सकता है, नहीं है ये नहीं पता, हो सकता है। मतलब अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करोगे ना, तो पॉसिबिलिटी इसके साथ जाएगी, बाकी ऑप्शनों के साथ नहीं। एग्जैक्ट कौन सा होगा? कांट बी डिटरमाइंड। अगर इस सवाल में, इस कंडीशन में, वो इतनी सी कंडीशन में वो आपको बस इतना बोलते कि बताओ भाई साहब एग्जैक्ट आंसर कितना होना चाहिए, तो आपके मुंह से बस इतना ही निकलेगा कि कांट बी डिटरमाइंड। ये बता सकते हैं कि संभावना किसके साथ सबसे ज्यादा होगी, वो आपके ऑप्शन नंबर डी है, बाकी कोई नहीं, ठीक है। यार इतने सारे लोग लाइव हो, आप लोगों को सेशन को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर सबको करना है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब ये मैंने आपको हमेशा जब भी एलसीएम और एचसीएफ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए ना, तो हमेशा मैंने आपको एक ही चीज बोली है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ से एक दो कॉन्सेप्ट हैं या दो फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो है क्या, समझो। पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई आपका सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई आपका एचसीएफ, ठीक है। दूसरा ए बी मल्टीप्लाइड बाई आपका एचसीएफ बराबर आपका एलसीएम, बराबर आपका एलसीएम। ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। चलो अब यहां पर करोगे क्या यार, एक बात बताओ, दो संख्याओं का गुणनफल आपको देखे रखा है, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, पहला वाला कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, पहले वाले कॉन्सेप्ट पे 84 देखे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इनका एलसीएम कितना देखे रखा है 12, तो एचसीएफ आपको बताना है, तो यहाँ पर कितना आएगा एचसीएफ 12 से 84। यही रीजन है जो आपका बोलोगे ना कि भाई पिछली बार कट ऑफ आपका 80 गया था पटवारी में, आपके एमपी पटवारी की अगर बात करोगे तो पिछली बार 80 कट ऑफ गया था, तो यही रीजन है कि आपका 80 कट ऑफ गया। पेपर का लेवल आपके सामने है, पेपर पूरा आपके सामने खुला पड़ा है, और ऑलमोस्ट सारे पेपर मैथ्स के तो मैंने करा ही दिए सॉल्व, ठीक है। सारे पेपर मैंने आपको करा दिए, कुछ बचे हैं वो भी मैं इसी तरीके से करा ही दूंगा। तो आप खुद देखो लेवल क्या है इनका। ऐसा एक भी सवाल है जिसमें आपके दिमाग पर थोड़ा सा भी लोड पड़ा, या फिर जो प्रैक्टिस हम लोगों ने अपने रेगुलर क्लास में की थी अपने क्वेश्चंस की, उस लेवल तक के सवाल नहीं मिले आपको, और ऐसे सवाल मिले जो हर कोई करे, हर कोई। 20 में से ना, अगर आप देखोगे ना 20 में से 17 सवाल ऐसे थे जो हर कोई करके आ रहा है, हर कोई जो पढ़ा भी है नहीं भी पढ़ा है, मतलब इतने तक तो हर कोई पहुंचा।
अब आप खुद देखो, बचे 3 सवाल, 3 सवाल में अगर तुक्का भी मारोगे तो एक सवाल तो आपका वैसे ही सही हो जाएगा, मतलब 18 तक आप पहुंच गए। तो इसीलिए लेवल कम होने के कारण ही पिछली बार आपके एग्जाम जो हुए थे, मतलब उनका कट ऑफ ज्यादा गया था। पोस्ट से फर्क नहीं पड़ता, पेपर से फर्क पड़ता है। अगर पेपर अच्छा आता ना तो यही कट ऑफ आपका डाउन हो जाता, बहुत डाउन हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इस बार कितना कट ऑफ रहेगा, अब आप लोगों का ये भी डाउट होगा, आपके मन में आएगा कि सर इस बार का कट ऑफ कितना होना चाहिए। तो बेटा ये मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता, रीजन आपके सामने है, आप पेपर तो पहले देखो। अब इस बार का पेपर कैसा रहेगा, कितना रहेगा, क्या रहेगा, वैकेंसी नहीं, पेपर देखो, बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं उन पेपर्स में। तो ये फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कट ऑफ के लिए। तो आप कट ऑफ पर इतना अभी से मत फोकस रहोगे, इतना कट ऑफ जाएगा, वैकेंसी कम आएगी तो इतना कट ऑफ होगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला सवाल, डलिया ए में डलिया बी से 20 संतरे आपके अधिक है। अरुण ने बी से ए में 50 संतरे को स्थानांतरित किया और ए के पास बी की तुलना में 3 गुने संतरे पाए गए। प्रारंभ में डलिया बी में संतरों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। संतरों की संख्या आपको बतानी है प्रारंभ में कितनी होनी चाहिए, बताओ। प्रारंभ में आपको बताना है, बताओ। 220 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, या फिर आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर आप देखोगे ना कि भाई ये डलिया ए है और ये डलिया आपकी बी है, पहली कंडीशन पर आओ कि डलिया ए में बी से 20 संतरे अधिक थे, मतलब अगर यहाँ पर x होंगे तो इसमें तो x + 20 हो जाएंगे। 20 संतरे आपने ज्यादा कर दिए, ठीक है, 20 संतरे आपने ज्यादा कर दिए। अब B से A में आप 50 संतरे स्थानांतरित कर दो, मतलब B से निकालो 50 संतरे, B से निकालो और A में डाल दो, ठीक है, और A में डाल दो। तो उससे होगा क्या, तो इससे अगर इनको बराबर करोगे ना तो कब तब कर पाओगे जब इनको 3 गुना ले जाओगे, मतलब ये इनके 3 गुने के बराबर हो जाएगा, ये इनके 3 गुने के बराबर हो जाएगा, तब जाकर आप बराबर कर पाओगे। फिर से समझो, जो बकेट ए है या बकेट बी है, इन दोनों में बी में 20 कम होंगे ए की कंपैरिजन में, या फिर आपको ए को ज्यादा देना पड़ेगा। अगर जितने बी के पास थे उनमें से अगर आप 50 निकाल कर वापस ए को दे दोगे तो ये बी का 3 गुना हो जाएगा, बी की तुलना में 3 गुना संतरे हो गए। प्रारंभ में बताना है बी की, मतलब एक्स की वैल्यू आपको बतानी क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा आपका x + 70 बराबर, यहां पर कितना आएगा आपका 3x और माइनस आपका 150, यही होना चाहिए। ठीक है, यहां पर आएगा कितना आएगा 220 और यहां पर ये जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 2x बराबर, तो x बराबर कितना होना चाहिए आपका 110। x बराबर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहां तक किसी को कोई परेशानी, आई होप अब आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, एक कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर, भाई साहब इसका तो आपको आंसर ही याद हो गया होगा, इतनी बार हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, इतनी बार सॉल्व कर लिया कि इसका तो आपको आंसर ही याद हो गया होगा। बताओ जल्दी से, मुझे अभी तक इसका आंसर याद है और इतनी बार आप लोगों ने भी किया, मैंने आपको भी करवाया कि भाई ए अगर एक काम को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में पूरा करेगा तो टोटल वर्क आएगा 15 और 10 का 30। ठीक है, ये टाइम हो गया, ये रेट होगा 3 और यहाँ पर आपका 2, दोनों को मिला दोगे तो यहाँ पर 5। ठीक है, तो 30 काम को अगर दोनों से मिलाकर करवाओगे, मतलब 5 की रेट से करवाओगे तो यहाँ पर 6 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कोई भी किताब उठा के देख लो, कोई भी जो आपके पास गणित की पड़ी हो, ये सवाल आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा पहले और स्टार्टिंग में मिलेगा। आप कोई भी किताब उठा के देखोगे ना मैथ्स की, टाइम एंड वर्क ओपन करके देखना, ये सवाल आपको सबसे पहले दिख जाएगा, सबसे पहले। और यही सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, मतलब इसे तो आपको सॉल्व भी नहीं करना, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए ना तो आप सॉल्व भी मत करना, आप डायरेक्ट देखो और इस पे आंसर टिक करो, मतलब 6 आंसर पे क्लिक करो और स्किप करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
अगला सवाल, अब ये भी आपका रीजनिंग का एक सवाल आ गया। ये भी इन्होंने एक रीजनिंग का सवाल दे दिया कि ए बी से लंबा है, सी बी से नाटा है, डी ए से नाटा है, सी पर सी से लंबा है, चारों में सबसे नाटा कौन है ये आपको बताना है। चारों में सबसे ज्यादा हाइट किनकी कम है ये आपको यहां पर बताना है। बताओ, ए बी से लंबा है, ए जो है वो बी से लंबा है, ठीक है। जो सी है वो बी से नाटा है, जो सी है वो बी से नाटा है, मतलब ये बी लंबा होगा। डी ए से नाटा है, जो डी है वो ए से नाटा है, ए से नाटा है मतलब ए लंबा होगा इससे, ठीक है, डी से। लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा है मतलब यहां पर ये सी से लंबा होगा। अच्छा याद रखना, ये जो डायग्राम बनते हैं मतलब कंपैरिजन आप तीन तरीके से करते हो। ये होता है आपका, यहाँ पर जितना भी भाग होता है वो बड़ा वाला होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो भाग होता है वो आपका छोटा वाला होता है, और ये वाला भाग आपका बराबर वाला होता है, ये वाला भाग आपका बराबर वाला होता है, याद रखना, ठीक है। ओपन भाग हमेशा बड़ा होता है। तो आप खुद बताओ सबसे छोटा कौन है, नाटा मतलब सबसे छोटा कौन है। भाई साहब ये सबसे बड़ा हो जाएगा, अगर बड़े की बात करेगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, बड़े की बात करेगा तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, छोटे की बात करेगा तो सबसे छोटा आपका ये वाला हो जाएगा। और आपसे वो छोटे की ही बात किया है कि भाई बताओ सबसे नाटा कौन है, सबसे नाटा आपका सी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सवाल का ऑप्शन नंबर बी मतलब सी सबसे इन चारों में नाटा होगा, मतलब सबसे छोटा होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अगेन 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस, ऐसे सीक्वेंस आपका ये चलता जाएगा कि 100 पदों का कुल योगफल आपको बताना है कितना होगा। इन सबको अगर जोड़ोगे तो कितना आपको मिलेगा, कितना आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। छोटा सा लॉजिक है, जो लॉजिक आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, एक छोटा सा लॉजिक है जो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। बताओ, यार एक बात बताना, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 - 2, ठीक है, +3 -4, ठीक है, -4 + 5 -6 + 7 -8 -8, ये सीक्वेंस आपका चलता जाएगा, ये सीक्वेंस आपका चलता जाएगा। और कहाँ तक, 100 पदों तक, मतलब यहाँ पर 100 तक जाएगा, यहाँ पर आपका 100 तक जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका प्लस का 99 होगा और उसी तरीके से माइनस का आपका 100 आ जाएगा। ये ध्यान से समझना, मतलब टोटल आपने 100 पद यहाँ पर लिख लिए, ठीक है, टोटल आपने यहाँ पर क्या लिख लिया, 100 पद लिख लिया। यार एक बात बताना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा सकते हैं, चेक करना पड़ेगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन चेक करना पड़ेगा। अब क्यों ना हम इन दोनों के बीच में एक जुगाड़ ढूंढें। जुगाड़ क्या है, इन दोनों को देखो, यहाँ पर कितना मिलेगा -1, इन दोनों को देखो, यहाँ पर कितना मिलेगा -1, इन दोनों को देखो, यहाँ पर क्या मिलेगा -1। ना मुझे अरिथमेटिक पर जाना है, ना मुझे जियोमेट्रिक पर जाना है, किसी के पास नहीं जाना, मुझे जुगाड़ के पास जाना है। और जुगाड़ कहाँ है, ये रे, यहाँ पर क्या मिलेगा -1, लास्ट में भी क्या मिलेगा -1। तो यहाँ से एक डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि दो टर्म को उठाकर, कोई दो टर्म, दो वैल्यू को उठाकर आपने उनको जब जोड़ा तो हर जगह आपको -1 मिला, हर जगह आपको -1 मिला, मतलब 2 पर जोड़ा तब 1 मिला, 2 पर जोड़ा तब 1 मिला। तो ऐसे 100 थे, 100 टर्म थे, इन 100 को अगर आप जोड़ दोगे तो आप 50 में चले जाओगे, मतलब जस्ट आधे में, 2 पर 1 तो 100 पर 50, मतलब अगर -1 -1 -1 -1 -1 -1 ऐसे डॉट डॉट कितने -50 तक, मतलब आंसर कितना होना चाहिए आपका -50। मतलब आपको यहाँ पर -1 -1 -1 -1 -1 ऐसे जोड़ने हैं सब, ठीक है, ये सभी आपको इनको जोड़ना है। तो ऐसे आपका आंसर कितना आना चाहिए, -50। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। एक बेलनाकार निकाय का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर देखे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या आपको देखे रखी है, इसकी आपको ऊंचाई बतानी है, इसकी आपको यहाँ पर
हाइट बतानी, हाइट कितनी होगी। देखो ध्यान से समझना, अगर ये कोई बेलन है, अगर ये कोई आपका बेलन है, ये यहाँ पर आपकी त्रिज्या, ये यहाँ पर आपकी ऊंचाई, ठीक है। सबसे पहले वो आपको एग्जाम में क्या बोलेगा कि बताओ भाई साहब वॉल्यूम क्या है, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सरफेस एरिया क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर एच, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर एच और प्लस आपका 2 पाई आर स्क्वायर। एक और याद रखना जो आपको कहीं कहीं नहीं या फिर बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, डायगोनल मतलब विकर्ण, डायगोनल मतलब आपका विकर्ण। तो ये अगर आपसे बोले तो याद रखना रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आपका डायमीटर मतलब व्यास का स्क्वायर। 4 फॉर्मूले जो आप लोगों को याद रखने हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच, 2 पाई, पाई मतलब 22/7, आर, आर की वैल्यू अरे भाई देखिए रखिए 7, एच 2 पाई आर एच निकालना है, यहाँ पर 660, कितना आना चाहिए आपका 660, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से 7 को काट दोगे, 2 से काटोगे 2 दूनी 2 से काटोगे 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, यही होगा, ठीक है। 11 से काटो 11 दूनी 22, 11 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 5 बार, एच बराबर कितना आना चाहिए आपका 5 3 15। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का यहाँ पर कितना होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है, क्लियर है यहाँ से। तो ये फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखाए हैं एक्स्ट्रा में, ये आप लोग थोड़ा सा समझना, ठीक है। 4 फॉर्मूले हैं, देखो मेंसुरेशन के जितने भी सवाल बनेंगे ना, जितने भी सवाल, वो आपके कहीं ना कहीं फॉर्मूले पर ही बेस्ड रहेंगे, मतलब चाहे 2D का हो चाहे वो आपका 3D का हो, फॉर्मूला पर ही बेस्ड रहेगा और फॉर्मूले पे ही आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप कर पाओगे, और फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा तो बेटा आप लोग फिर नहीं कर पाओगे सॉल्व, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। थ्री एक्स क्यूब वाई प्लस 9x² वाई स्क्वायर प्लस 27xy को अगर 3xy द्वारा विभाजित किया जाता है तो आपको बताना है यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, आपको फिर बताना है यहाँ पर क्या मिलना चाहिए। आपको बताना है यहाँ पर क्या मिलना चाहिए यार। यहाँ पर आपको डिवाइड देना 3x³ वाई प्लस 9x² वाई स्क्वायर प्लस आपका 27xy, और यहां पर आपको डिवाइड देना किससे, 3xy से, 3xy से, यही होगा, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि कुछ कॉमन ले लो, आप 3 हर जगह से कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो। आप x कॉमन ले सकते हो, x हर जगह से कॉमन ले सकते हो, ठीक है। आप y हर जगह से कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपने 3 ले लिया, y ले लिया तो x² बचेगा, प्लस यहाँ पर 3 ले लिया तो 3 बचेगा, ठीक है। x ले लिया तो x² था तो x बचेगा, y² में से y ले लिया तो y बचेगा, प्लस यहाँ पर 27 में से अगर आपने 3 ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने x ले लिया, y ले लिया तो ये बचेगा। तो बेटा यहाँ पर अगर आप 3xy से डिवाइड देते हो तो साफ साफ दिख रहा है कटने चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट बचेगा ना वही आपका आंसर होगा, x² 3xy और प्लस आपका 9। कहाँ बैठा है, ऑप्शन नंबर पहले पर ही मिल जाएगा, 3x² प्लस 3xy और प्लस आपका 9। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल, अगला सवाल। अब ये सवाल देखना मैं आपको कितनी बार तो करवा चुका हूं आपके, और यही एज इट इज उठकर चला आया आपके एग्जाम में, एज इट इज। आपको मैंने ये भी बताया कि ऐसे जब भी सवाल आए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसे सॉल्व करो। 225 का स्क्वायर रूट करोगे 15, इन दोनों को जोड़ दो 169, स्क्वायर रूट करोगे तो 13, इन दोनों को जोड़ दो 121, स्क्वायर रूट करोगे तो 11, इन दोनों को जोड़ दो कितना मिलेगा 36, स्क्वायर रूट करोगे तो 6, इन दोनों को जोड़ दो कितना मिलेगा 16, स्क्वायर रूट करोगे तो 4, और यही सवाल का उत्तर। मतलब अगर ऐसे सवाल पूछे जाए तो शुरुआत हमेशा आप लोग इन सवालों की शुरुआत हमेशा कहां से करोगे, लास्ट वाले रूट से, लास्ट वाले स्क्वायर से करोगे। आगे बढ़े, अगला सवाल, अगला सवाल।
यहाँ पर क्या देखे रखा है भाई साहब, मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 1.44, 1.44, ठीक है, 1 पॉइंट आपका यहाँ पर 44। तो यहाँ पर अगर आपको घटाना है 0.0012, ये घटाना है, तो यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ पर 8, ठीक है, और यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा तो 8, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0.1, मतलब 1.4388। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अगला सवाल आपको देखिए रखा है 5 कुर्सी और 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य, 5 कुर्सी और 2 मेज, इनका मूल्य आपको देखे रखा है कितना, 1350, ठीक है। 2 कुर्सी की लागत 1 मेज के बराबर है, 2 कुर्सी की लागत 1 मेज के बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं रेशो की बात करूं तो कुर्सी बटे आपका यहाँ पर मेज, और यहाँ पर कितना आएगा 1/2, ये रेशो आ जाएगा, ये आपका रेशो आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कुर्सी की वैल्यू रखोगे 1, मतलब 5x प्लस, ठीक है, यहाँ पर 2 और 2 आपका 4x बराबर आपका 1350, बराबर 1350, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आना चाहिए आपका, या फिर x बराबर कितना आना चाहिए, 9 × 9 5 45, 150। आपको बताना है एक मेज और एक कुर्सी की कीमत कितनी होगी, एक मेज और एक कुर्सी की कीमत कितनी होगी। देख लो भाई साहब, यहाँ पर दोनों को मिलाओगे तो 2 और 1 3 आएगा, तो 3 का उठाकर मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 45 आना चाहिए, 450, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलो आज की क्लास का हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं, फिर खत्म करते हैं इस आज के पेपर को। मतलब टोटल हम लोगों ने 20 सवाल जो आपकी शिफ्ट में पूछे गए थे, आपकी पटवारी की शिफ्ट में 20 के 20 सवाल हम लोगों ने यहाँ पर लगा लिए। सुधीर और मदन की वर्तमान आयु के बीच उनका अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। सुधीर की वर्तमान उम्र बताओ, सुधीर की वर्तमान उम्र बताओ। ये सुधीर भाई साहब हैं और ये आपके मदन, ठीक है। वर्तमान प्रेजेंट में देखोगे तो 4 और 5, ठीक है। कितने साल के बाद, 5 साल के बाद, 5 और 6। ये तो अति सिंपल सवाल, अति सिंपल, अति आसान। 1 और यहाँ पर आपके 1 क्यों आया, क्योंकि 5 साल निकल चुके थे। तो सुधीर मतलब 4 की वैल्यू बतानी थी, 4 5 20, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये थे आपके टोटल 20 सवाल आपके पटवारी के आज के इस शिफ्ट में, ठीक है। एक बार शेड्यूल देख लो, जिसमें आप लोगों को पर डे 11 बजे से एक पटवारी के लिए कंप्यूटर, 12 बजे से आपको पटवारी के लिए मैथ्स, और पटवारी के लिए ही आपको 1 बजे से पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और 2 बजे से आपका एमपी। और किसी एक और एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो व्यापम के ही, तो आपको इंग्लिश भी 4 बजे मिल जाएगी इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोगों का काम क्या है, वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है।